बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद हमेशा और दुआ भी यही रहती है कि आप सब खैरियत से हों, मुस्कुराते रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आज का दिन मुझे और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन हम कुछ मस्बत चीज़ें कर सकें, लोगों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुंचा सकें। जब हम दिनों की बात करते हैं, गुज़रते हुए वक्त की बात करते हैं, तो हर गुज़रता हुआ दिन जो है वो कहते हैं कि एक जैसा नहीं होता। कोई दिन खुशी का होता है, कोई दिन गम का होता है, लेकिन हाँ, हर गुज़रता हुआ दिन अक्सर आपको अलार्म भी कर रहा होता है। आपकी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं आपकी तबीयत में, आपकी बॉडी के अंदर, या आपके मामलात अजीब हो रहे होते हैं, लेकिन अक्सर हम उस सिचुएशन को या उस अलार्म को समझ नहीं पाते कि अगर मुझे थकन महसूस होना शुरू हो गई है, या मेरी बॉडी में किसी तरह के चेंजेस आ रहे हैं, या मेरा वज़न कम होता जा रहा है, या मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है। पहले मैं चलता था तो मेरी सांस नहीं फूलती थी, पहले मैं काम बहुत कर लेती थी तो भी मुझे थकन महसूस नहीं होती थी, अब मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। ये जो हर गुज़रते दिन के साथ हमारे मिजाज में या हमारी तबीयत में तब्दीली आती है, कभी हमने इसको समझने की कोशिश की? शायद बहुत हद तक हम इसको कारपेट के नीचे डाल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आगे चलते हैं, कोई मसला नहीं है, देखा जाएगा। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी अलामात दिन ब दिन सामने आ रही होती हैं, दर्द की सूरत में नहीं, तब्दीली की सूरत में, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। इसी तरह की एक खौफनाक बीमारी है जिसे दूसरे या तीसरे नंबर पर रेट किया जाता है। और एक वक्त था 90s में जब पाकिस्तान में, शायद कराची में स्पेशली, 1 से 2 कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हुआ करते थे, लेकिन आज बेशुमार स्पेशलिस्ट हैं और उनके पास आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। बदकिस्मती से एशिया की भी अगर मैं बात करूं तो एशिया में पाकिस्तान पहले नंबर पे आता है जहां कैंसर बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुनने के बाद ही आपके दिल में खौफ आ जाता है और आपको ये लगता है कि बस अगर ये बीमारी सुन ली तो इसका मतलब है कि इस शख्स के लिए अब ज़िंदा रहना या बेहतर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिनात में से है। क्या ऐसा ही है, या आप इस बीमारी से लड़ भी सकते हैं, वापस ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं और अपनी मामूलात को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं? ये बीमारी है क्या, क्यों हो जाती है, इससे बचा कैसे जा सकता है? इन तमाम मामलात पर इंशाल्लाह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। ज़रूर देखिए मेरा प्रोग्राम, कोई भी सवाल है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा और इंशाल्लाह हम आपके अपने प्रोग्राम में आपके सवालात भी शामिल करेंगे। वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी जो कैंसर के हवाले से बहुत काम करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो है जो कैंसर के हवाले से रिसर्च होती है, इस पर इनकी नज़र रहती है। ये मुख्तलिफ़ क्लासेस भी देते हैं, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कैंसर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर खुर्रम खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों ने कॉल की है। डॉक्टर साहब, बहुत हमारे लिए ज़रूरी था कि ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फिर चाहे खुराक का मामला हो, एनवायरमेंटल फैक्टर हो, इन तमाम चीज़ों की वजह से भी ये चीज़ होती है। ये सरतान या कैंसर जो है बेसिकली ये है क्या, क्यों हो जाता है? अच्छा देखें, बॉडी के अंदर कुछ अल्लाह ताला ने ऐसे प्रोसेसेस बनाए हैं कि हर वक्त बॉडी को चैलेंजेस हैं, ठीक है, आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ रीजंस हैं कि नॉर्मल जो बॉडी के अंदर खुलिए या सेल्स हैं वो अपने उन प्रोसेसेस के अंदर रहते हुए वैसे ही ग्रो करते हैं जैसे उनको करना चाहिए। ठीक है। अगर उन प्रोसेसेस में कोई मामूली सा भी प्रॉब्लम आ जाए, जो बड़े छोटे लेवल पे होता है, डीएनए जिसको कहा जाता है, उस लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि एबनॉर्मल सेल में। मतलब ये हुआ कि आपका फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गन ले लें कि जिगर है, जिगर को एक हद तक बढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब उसके अंदर वो नॉर्मल सेल अगर ट्रांसफॉर्म होते एबनॉर्मल हो जाए तो वो कैंसर है, जो कि एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, मैलिग्नेंट ग्रोथ होनी चाहिए कैंसर बनने के लिए, जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो ना सिर्फ अपनी जगह फैल सकता है बल्कि वो दूसरी जगहों पे, दूर जगहों के ऊपर भी फैल सकता है। ये कैंसर की सलाहियत है। ओके, राइट। तो मतलब आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो, अगर मैं ये कहूँ कि एक अल्लाह ने इंसानी जिस्म के अंदर एक फ़ौज रखी होती है जिसे इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है, या उर्दू में से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहा जाता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो लड़ रही होती है। कहते हैं जर्म्स जाते हैं तो आप छींकते हो ताकि वो जा ना सके। ये भी आपकी फ़ौज की तैयारी है कि वो अलर्ट रहती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या इसमें इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है? अच्छा, इम्यूनिटी का जो इसमें सिलसिला है, इम्यूनिटी इम्पेयर होती है लेकिन ज़ीरो बिल्कुल नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि इम्यूनिटी के एक फैक्टर है, अच्छा, ठीक है, इस तरह के उसकी वजह से नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इस तरह के सेवरल अदर फैक्टर्स हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं दिया। इम्यूनिटी एक जनरल टर्म में भी यूज़ होती है, मैं समझ रहा हूँ जिसमें आपने बात की, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में
एक तो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम है, यानी अगर बाहर से कोई चीज़ आई, उसने अटैक करने की कोशिश की तो इसने उसको पहले ही इनगल्फ कर लिया, पकड़ लिया, निकाल दिया बाहर। लेकिन और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, टेक्निकल वर्ड में एपोप्टोसिस कहा जाता है कि सेल्स जिस तरह नॉर्मल से एबनॉर्मल में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो एक डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म है, ऐसे सेवरल हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर किसी भी एक एरिया के अंदर इशू आए तो दूसरे जो हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस जो है ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अच्छा, मैं ऐसे समझी जिस तरह एक तो ना बाहर से अटैक हुआ तो आपने उसको कंट्रोल किया, लेकिन जब आपके अंदर की फौजी बागी हो गई, वही एबनॉर्मल हो गई, तो आई थिंक आप ये चीज़ कह सकते हैं। हाँ, उसमें फिर जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं कैंसर की, मुख्तलिफ एग्ज़ाम हैं बच्चों में, ख़वातीन में, मर्दों में, और सबसे वर्स्ट सिचुएशन, हम तो कहते हैं ना हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्क अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर जो गले का कैंसर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लंग कैंसर भी, क्योंकि वहाँ पर अल्कोहल या तंबाकू नोशी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसरत से होता है, इसलिए वहाँ पर भी ये बीमारी बहुत पाई जाती है। अगर मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानना चाहूँ ताकि हम फिर इस पर मज़ीद जान सकें, इसके सिम्टम्स, प्रिकॉशंस क्या होंगे, कब से शुरू हुई है और अब ये क्यों दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तकरीबन 200 साल पहले तक कैंसर के नाम से लोग वाकिफ़ ही नहीं थे। तो लोगों की डेथ होती थी तो उस वक्त पता नहीं होता था कि उसका कॉज क्या है। हाँ। जैसे मिसाल के तौर पे हार्ट डिजीज़ है, पीपल हैव नोन अबाउट इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है, लेकिन कैंसर का इनिशियल जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ होना शुरू हुई तकरीबन 200 साल पहले। और पहला जो कैंसर सेंटर बना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो इट कोइंसाइड्स विद द टाइम। जिस वक्त आपको पता है हमारे यहाँ जो है बेसिकली विलियम मार्सडन थे एक साहब जिनकी वाइफ को जो है ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ठीक है, तो उसकी उस वक्त तक दुनिया में कोई भी कैंसर सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता था जो स्पेसिफिकली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया हो। तो उन्होंने जो है जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तो वो बहुत पैशनेट थे कि इसको किसी तरीके से इस पर रिसर्च की जाए, इसको क्योर करने की कोशिश की जाए। तो ये फर्स्ट टाइम था जब ये कैंसर सेंटर बना। तो इस इत्तेफाक की बात है कि मैं उस कैंसर सेंटर में अभी भी काम भी करता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर जो है जो फोकस है वो डिफरेंस यही है कि अभी भी इस पे है कि इसकी कैंसर केयर को कैसे फर्दर एंड फर्दर इम्प्रूव किया जाए। लेकिन आपका दूसरा सवाल का हिस्सा ये था कि अब ज़्यादा डायग्नोज क्यों होता है, डायग्नोज हो रहा है। तो उसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि वैसे ही अब हमारे जो फिज़ा है तब्दील हो चुकी हुई है, ठीक है। अगर आप यही देखें कि 200 साल पहले में और अब में एयर पोल्यूशन का कितना ह्यूज डिफरेंस है, हवाई जहाज़ कितने चल रहे हैं, हर जगह फ्यूल एग्जॉस्ट हो रहा है, एटसेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो ये है कि वैसे ही रिस्क बढ़ गया हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अब लोगों को उसके बारे में नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट अर्ली करते हैं, डायग्नोसिस होता है। जैसे मैंने कहा पहले ये होता था कि डेथ हो गई, अब आपको पता ही नहीं है कि वो कैंसर की वजह से अचानक से कुछ हुआ, सोए थे या 2-4 दिन से दर्द था और उसके बाद एकदम से कुछ हो गया और डेथ हो गई। तो अब ये है कि अब डायग्नोस होता है तो जाहिर है इंसिडेंस भी हाई हो गई है, आपको पता चलता है कि फलाने आदमी को भी कैंसर हो गया। इसमें भी फर्दर मोर ये है कि जैसे पाकिस्तान में चूँकि ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें ईजीली डायग्नोस किया जा सके, तो एक इम्प्रेशन ये है कि पाकिस्तान में लेस कॉमन है कंपेयर टू वेस्ट। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इम्प्रेशन गलत है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर कैंसर रजिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको मालूम ही नहीं है कि केसेस कितने डायग्नोस हैं। राइट, मैं अभी जो रिसर्च है मेरे पास मौजूद उसके हिसाब से तो मैं जिस तरह बात, देखिए कम है या ज़्यादा, गलत चीज़ गलत होती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं पीछे हूँ या मैं, आपको उस दौड़ में ही शामिल नहीं होना चाहिए, ये आपकी कामयाबी है। एशिया में पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर आता है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर और स्पेशली मर्दों में लंग कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है। और अगर हम अपने कराची की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो छालिया, पान, गुटखा, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी वर्स्ट सिचुएशन आपको क्रिएट कर देता है। और ये जो बात कहते हैं कैंसर के लिए कि ये खामोश बीमारी है, ये अंदर पैदा होती रहती है, चाहे बॉडी के किसी भी हिस्से में हो, और वो एकदम से उस वक्त सामने आती है जब इसकी काफ़ी स्टेजेस जो हैं वो क्रॉस हो जाती हैं। कुछ स्टेजेस भी बताएं कौन सी वर्स्ट स्टेज है और ये इसको खामोश बीमारी क्यों कहते हैं? अच्छा, खामोश बीमारी इस वजह से कहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर, जैसे हमने शुरू में बात की कि एक नॉर्मल सेल से अब नॉर्मल सेल का ट्रांसफॉर्म जो होना है, ये प्रोसेस जो है ना ये ईयर्स लेता है।
आमतौर पे। ओके। तो मतलब ये कि जो कैंसर बनने का प्रोसेस बॉडी के अंदर है वो शुरू हो चुका होता है 2, 4, 5, 6 साल पहले। अच्छा। लेकिन ये तब तक कोई सिम्टम्स नहीं देता जब तक कि वो ऐसी ग्रोथ नहीं बन गई जिसकी वजह से किसी किस्म की अलामात आ रही हो। तो मिसाल के तौर पे, और ये ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करता है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे जो आपकी आंत है बहुत बड़ा एरिया है। ओके। अब इसके अंदर अगर कोई कैंसर बनना शुरू हुआ है तो मुमकिन है कि वो 5-7 साल के अंदर भी जाकर कोई सिम्टम ना दे, सही। आपको महसूस ही ना हो कि कोई तब्दीली आई है, क्योंकि इतने बड़े एरिया के अंदर एक छोटी सी ग्रोथ एक्स्ट्रा आ रही है। ओके। ऑन द अदर हैंड जो मुंह का कैंसर है, ठीक है। हम डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक लेना है, इंशाल्लाह हाँ जब जी, हम ब्रेक ज़रूर। से वापस आएंगे तो ये भी जानेंगे कि आया क्या क्या आपकी जिस्म में तब्दीलियां आ रही होती हैं, कैसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि आपको जाकर अपने कंसर्न करना चाहिए डॉक्टर से, आपको टेस्ट करवाने चाहिए, प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं और ऑप्शंस क्या क्या हैं इलाज के लिए, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं और एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम कैंसर के हवाले से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसमें कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम खान मौजूद हैं। ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या है, अर्ली एज पर अगर इसका डायग्नोसिस हो जाए तो उसके बाद लाइफ आप बेहतर गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं पाकिस्तान की ही बात करूँ, क्योंकि हम अपने मुल्क की कोशिश करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकें, सो सर्वाइवल रेट कितना है, कितने लोग हैं जो इस पर सर्वाइव कर जाते हैं और कौन सी स्टेज ऐसी है जहाँ पर सर्वाइवल रेट 0 हो जाता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ब्रीफली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा नाज़रीन के लिए। एक स्टेज तो ये है कि कैंसर जहाँ पे शुरू हुआ है वहीं तक कन्फाइंड है। ठीक है, और डॉक्टर या सर्जन जो भी उस कैंसर को एनालाइज करता है वो कहता है कि मैं सर्जरी के जरिए इसको पूरा बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेज 1-2 जनरली होती है। फिर स्टेज 3 जनरली स्पीकिंग, ऑल्दो कैंसर टू कैंसर वेरी करती है, लेकिन स्टेज 3 वो है जिसके अंदर साथ में उसके जो गदूद हैं, लिम्फ ग्लैंड्स जिनको कहा जाता है, वो इन्वॉल्व हैं लेकिन लोकलाइज्ड हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो लिवर में शुरू हुआ है तो उसके आसपास के ही एरिया इन्वॉल्व है, दूर नहीं है। ठीक है, तो अभी भी चांस ये है कि आप किसी तरीके से उनको श्रिंक कर दें और आप कैंसर को फिर भी रिमूव कर सकें। अगेन इट वेरीज फ्रॉम कैंसर टू कैंसर, लेकिन चांस ये है। अच्छा। स्टेज 4 डिजीज वो है जहाँ पर ब्लड के जरिए जिस्म के दूसरे हिस्सों में कैंसर फैल चुका हुआ है। अच्छा। चाहे वो दूर के लिम्फ ग्लैंड्स हो, करीब के नहीं हो, या दूसरे ऑर्गन हो। ये ब्लड कैंसर होता है? नहीं, ये ब्लड कैंसर नहीं है, लेकिन किसी कोई ऑर्गन भी का कैंसर। एग्जैक्टली किसी भी ऑर्गन का कैंसर ब्लड के जरिए स्प्रेड जरूर कर सकता है, हालांकि वो ब्लड का अपना कैंसर प्राइमरी कैंसर नहीं है। ठीक है, ब्लड कैंसर्स की और बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हर कैंसर के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, या 95% कैंसर्स में ये सलाहियत मौजूद है कि वो ब्लड के जरिए ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह कर सकें। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं ना कि कैंसर में ये है कि अगर आपने सर्जरी करा के उस ऑर्गन को रिमूव भी करा दिया या उस पार्ट को आपने निकाल भी दिया, उसके बाद भी कुछ अरसे बाद एकदम से वो कहीं और से निकल आता है। और अभी एक खातून है, उनसे मेरी मुलाकात भी, उनके भी बॉडी के एक पार्ट में था और वो निकाल दिया गया, उसके बाद फिर उनके पेट में हो गया है और अब उन्होंने कुछ इंजेक्शंस लगवाए हैं जो मंथली उनको बताए गए थे, और अब उनको डॉक्टर ने कह दिया कि बस अब आप घर में बैठे। अब वो इंतज़ार कर रही हैं कि अल्लाह का कोई फ़ैसला आए तो फिर मेरी ज़िंदगी का भी कुछ मामला हो सके। तो क्या सर्जरी के बाद भी ऑप्शन रहता है कि ये चीज़ दोबारा से पैदा हो जाए? हाँ जी, कैंसर रिकरेंस जो है वो कभी भी हो सकती है, लेकिन पहले 3 साल में उसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है कैंसर के वापस आने का। ऑल्दो अगेन ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, इस बात को जनरल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, हाँ। उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, तो उसका रिस्क जो है बाय एंड लार्ज वापस आने का वो तकरीबन 15 से 20% है। ऑन द अदर हैंड पेनक्रियास का कैंसर है, हाँ। वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, उसके आने का रिस्क जो है वो तकरीबन 80 से 85% है। अब देखें आप कितनी एक्सट्रीम्स हैं दोनों की, तो इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें थोड़ा सा पॉजिटिव अगर एटीट्यूड रखें तो जो तब्दीली आई है कैंसर मैनेजमेंट में पिछले 20 साल में वो ये है कि वो 50% से ज़्यादा इन जनरल केसेस को कंप्लीट क्योर किया जा सकता है। अच्छा, ये लोग जो हैं, जो हमारे यहाँ आम आवाम है, वो इस चीज़ को समझती है कि आया इसके लिए सर्जरी कराना, क्योंकि जब टेस्ट की बात होती है, बायोप्सी की बात होती है, उसी पे ही लोग डर जाते हैं, कहते हैं अगर इसका टेस्ट कराएंगे तो ये फट जाएगा, ये फैल जाएगा, क्योंकि आम फहम लोगों में यही बात कॉमन है। तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सर्जरी करा ली जाए, इस बॉडी के पार्ट को रिमूव करा लिया जाए।
देखिए ये तो बहुत बड़ा डिलेमा है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि मेरी जितना भी इनकाउंटर होता है पेशेंट्स से यहाँ पर एक कॉमन परसेप्शन है हर ग्रुप के अंदर, मतलब पढ़े लिखे लोग भी हैं उसमें, कम पढ़े लिखे भी, इट डजंट डिपेंड ऑन दैट, लेकिन लोगों का ख्याल है कि बायोप्सी कराना ठीक नहीं है, कोई और इलाज करा लेना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा सबको ये इस पर एम्फेसाइज करूँगा कि आप प्लीज़ बड़े केयरफुली सोचें, सर्च करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बायोप्सी कराएंगे, ज़रूरत हो तो ज़ाहिर है आपका डॉक्टर अगर आपको कहे कि इसकी ज़रूरत है, ओनली दैट इज़ द वे कि आप इस्टेब्लिश कर सकें कि कैंसर है या नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट। आपको स्कैन वगैरह से ये पता चल सकता है कि एक एबनॉर्मल मैस है वहाँ पे, लेकिन ये कभी नहीं पता चल सकता है कि वो डेफिनेटली कैंसरस है जब तक कि आप बायोप्सी से वो टिश्यू ना निकालें और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देख के कंफर्म ना करें, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो मास नज़र आ रहा है वो मिसाल के तौर पर बेनाइन हो, फाइब्रॉइड हो, कोई और चीज़ हो, तो ज़रूरी है कि भी उसको एग्जामिन किया जाए और फिर उसकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक जो है ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अच्छा, मतलब वो ये भी हो सकता है कि आया वो वैसी एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो लेकिन उसमें हो सकता है कैंसर ना भी हो, तो इसलिए टेस्ट कराना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब, एक शख्स बड़ी अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारता है, खाना भी बहुत प्रॉपर खाता है, लाइफस्टाइल इसका बड़ा अच्छा है, हाइजीन का भी ख्याल रखता है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखता है, उसको कैंसर हो जाता है। एक शख्स है चलो पान गुटखा खाता है तो हम कहते हैं कि चलो उसकी वजह से हो जाता है, तो ये इसमें रिस्क फैक्टर या अगर मैं ये कहूँ एनवायरमेंटल फैक्टर क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से कैंसर पैदा हो जाता है जिस्म में? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर लिंक्ड है वो ये है कि भाई अगर वैसे भी हो जाना है तो फिर हम क्यों सारी प्रिकॉशंस लें। तो इसका मैं जनरली जवाब जो है ना थोड़ा सा साइडवेज देता हूँ। वो ये है कि ये आप जब सड़क पे भी निकलते हैं एक रिस्क है डेथ का कि एक्सीडेंट से हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप अपनी प्रिकॉशंस सारी लेते हैं, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो रिस्क हायर हो जाएगा चीज़ों का, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आप तमाम प्रिकॉशंस ले लें उसके बावजूद भी आपकी डेथ हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, आपको और भी मर्ज लग सकते हैं। लेकिन जब आपका रिस्क असेस किया जाए, किसी भी काम के लिए किया जाता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्मोकर हैं तो आपका लंग कैंसर का रिस्क जो है वो 20 गुना ज़्यादा है आम आदमी से, ठीक है। अगर आप पैसिव स्मोकर हैं, जिसका मतलब ये है कि आप खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके कमरे में आपका पार्टनर जो है वो स्मोक करते हैं, आपका रिस्क पे जो है वो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। अब आप देखें 20 गुना में और 4 गुना में भी फ़र्क है, लेकिन 4 गुना फिर भी ज़्यादा है आम आदमी से। तो बात ये है कि उसके बावजूद भी आपको कुछ लोग मिलेंगे जो सारी उम्र स्मोकिंग करते रहे हैं और उनको कैंसर नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ आपको ये इंडिकेट नहीं करती कि अगर कोई आदमी ये गलत काम कर भी रहा है, वो फॉर एग्जांपल नहीं पकड़ा गया उस चीज़ की वजह से, तो आप भी गलत काम करना शुरू कर दें। तो मेरा मतलब ये है कि आपकी बात दुरुस्त है कि कैंसर हो सकता है तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लाजमी लेने चाहिए। अच्छा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनका आप अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए ख्याल रखें, जिनकी वजह से आप उस कहते हैं ना एक रिस्क फैक्टर से आप बचे रहते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी? अच्छा देखिए, पहली जो चीज़ अब तकरीबन सिर्फ कैंसर नहीं, हार्ट डिजीज़ और सारी डिजीज़ के साथ कॉमनली उसकी जो एसोसिएशन बन चुकी है वो है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस। सो फॉर एग्जांपल आपका वेट, ठीक है, और BMI जिसको कहा जाता है कि वो उन्होंने रेंजेस दी हुई हैं, वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन पॉइंट ये है कि मोटापा जो है उसका क्लियर एसोसिएशन है कैंसर के साथ भी, हार्ट डिजीज़ के साथ, डायबिटीज़ के साथ, ठीक है। तो ये तीनों कॉमन डिजीज़ हैं जो हम ख़ासतौर पे एशियंस में, पाकिस्तानीज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा कॉमन है। तो ये तो वो चीज़ें हैं, जैसे आप अपनी एक्सरसाइज को ऑप्टिमाइज़ कर लें, हफ्ते में जो कॉमन रिकमेंडेशन है कि 2 दफ़ा एटलीस्ट 30 मिनट की वॉक करें, ग़िज़ा जो है मतवाज़न लें, ठीक है, चिकनाई ये वो कम होनी चाहिए, जनरल चीज़ें जो तकरीबन हर आदमी को पता है लेकिन उस पर अमल कम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कंपनी, ये जो धुआं है, ये जो कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं या उनके इर्द गिर्द इलाकों में जो आबादी है वहाँ पर वो जो उनके सारा केमिकल वाला धुआं आता है, क्या वो भी जिस्म में जाकर कैंसर का बाइस बन सकता है? बिल्कुल, तो ये फिर सेकंड ग्रुप ऑफ फैक्टर्स हैं, जिसमें स्मोकिंग है, पान गुटखा चालिया एक्सेट्रा, एक्सपोजर जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अब पाकिस्तान में जाहिर सी बात है कि वो उस तरह से टाइटली रेगुलेटेड हैं भी नहीं। आप अगर फैक्ट्री में काम नहीं भी करते, अगर आप नॉर्मल एक सड़क के ऊपर निकलें तो आप देखें धुआं छोड़ने वाली कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जिनसे आपके जो है ज़ाहिर केमिकल्स उसके अंदर मौजूद हैं, जिससे आपका रिस्क जो है कैंसर का, अदर डिजीज़ का इंक्रीज़ होता है। जो केमिकल फैक्ट्रीज़ की जहाँ तक बात है ना, तो
आइडियली पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि उनके रिस्क फैक्टर्स को असेस किया जाता है और अकॉर्डिंगली उनको प्रिकॉशंस एडवाइस की जाती हैं। तो मिसाल के तौर पे आपको सर्टेन एरियाज के अंदर किस तरह मास्क वेयर करना है या नहीं करना है, उसकी रिकमेंडेशन आपको हर फैक्ट्री के हिसाब से मिलनी चाहिए। राइट, क्योंकि अब कराची में भी एक जो सर्टेन एरिया है जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, अगर आप वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ बहुत स्मेल होती है, वहाँ का पोल्यूशन बहुत डिफरेंट है। तो जो लोग वहाँ पर कंटिन्यू काम करते हैं, जिनका रोज़गार है, उनके लिए कितना रिस्क फैक्टर होता होगा। एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मुसरत बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी मुसरत, आप कैसी हैं? कहिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताना था कि मेरी मदर हैं, उनकी एज इस वक्त 80 है। तो 20 साल पहले उनकी ना दोनों बगल में ना गिल्टियां सी हुई। तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, ये खतरनाक नहीं है, पेन नहीं होती थी। तो 12-20 साल से वो इसी तरह से है। लेकिन अब मेरी 50 के करीब एज है, वैसे ही दोनों बगलों में मेरी भी गिल्टियां बन गई हैं। तो मुझे एक डॉक्टर को मैंने बताया तो उन्होंने तो कहा कि ये जेनेटिक है ना, आपकी मदर में है तो आप में भी आ गई। फिर यहाँ पर एक सर्जन है जवेद इकबाल साहब, बहुत बेस्ट सर्जन है। तो मैंने उनको चेकअप कराया तो वो कहने लगे कि ये जो ब्रेस्ट होते हैं ना, इसका कुछ हिस्सा ना बगलों में होता है और उस पे ना ये चर्बी चढ़ती है तो ये बड़ी हो जाती है। आपको पेन तो नहीं करती? मैंने कहा नहीं। कहते हैं अगर पेन करती है तो हम इसको रिमूव कर देंगे, नहीं तो ये कोई खतरनाक नहीं है। बहुत से मेरे क्लाइंट के हैं, मेरे मरीजों के। तो आप इस पे थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है और क्यों हो जाती हैं। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच मुसरत, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं भी डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही थी, कुछ खवातीन के भी ऐसा होता है हाथ पे यहाँ पर लिम्ब बन जाता है, यहाँ पर आ जाता है, नेक पर आ जाता है, या इवन हाथों पर हो जाता है आपके। तो ये जो गिल्टियाँ बन जाती हैं या ये जो सिस्ट टाइप चीज़ हो जाती है, ये इन्होंने भी ये पूछा, तो ये क्यों होती है? इसमें कौन सी खतरनाक चीज़ हो सकती है इसकी वजह से? अच्छा, ये इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि एक तो गिल्टियाँ जैसे आपने कहा हाथ पे बन जाती हैं, वो कॉमन है ख़वातीन के अंदर। उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पे जो घर पे काम करती हैं ख़वातीन, उसमें ये होता है कि डिफरेंट टेंडन्स हैं यहाँ पर ना, तो वो स्वेल अप कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल बर्तन धोने से, बहुत सारे कामों से वो एसोसिएटेड होते हैं, वो कोई ख़तरे की बात नहीं होती। अच्छा। ठीक है, ये जगह ऐसी भी नहीं है हाथ की जहाँ पर के हुदूद हों, लिम्फ ग्लैंड्स। ठीक है, अगर नेक में स्वेलिंग आ रही है उसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो आम कॉमन रीज़न है, आपको अगर गले का इन्फेक्शन भी होना तो ये स्वेल अप कर सकते हैं लिम्फ ग्लैंड्स। तो फिर भी उसका एग्जामिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके कोई ख़तरनाक रीजंस भी हो सकते हैं। अलबत्ता ये है कि अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है और यहाँ पे गुरूद बढ़े हुए हैं, आप देखेंगे कि वो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में सेटल हो जाएंगे। अगर सेटल नहीं हो रहे, 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है। अब जहाँ तक बात है ना बगल की गिल्टियों की, उसमें इशू ये है कि ज़ाहिर है ब्रेस्ट के साथ कुछ हिस्सा उन्होंने ठीक कहा है उनको कि वो जो है वो बगल के अंदर भी होता है, जो कि लिम्फ ग्लैंड्स या गुदूद जिनकी हम शुरू में बात कर रहे थे वो होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो है ख़वातीन के अंदर जो स्वेलिंग होती है वो सिस्टिक होती है। जैसे इनकी वालदा का 20 साल पहले था तो वो सिस्टिक स्वेलिंग थी, लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है कि अगर वालदा को है तो वो बेटी को भी ज़रूर होगी। अच्छा। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। सही है। अब वो कोई भी खातून सर्जन देख लें या कोई भी ऐसा देख लें जो ये असेस करें कि उसकी बायोप्सी की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो फिजिकल एग्जामिनेशन से या अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। ओके। अगर उस पर वो मिसाल के तौर पर उस पर पानी भरा हुआ है, जिसको सिस्टिक कहते हैं, तो वो जो है वो खतरनाक चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर वो सॉलिड है या अपना मास उसका इंक्रीज होता जा रहा है, ख़ास तौर पर जो ये कर सकते हैं, इनको खुद अगर एग्जामिन ये करें तो ये देखें कि अगर उसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो फिर ये एक कंसर्निंग फीचर है, उसकी बायोप्सी फौरन होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको मेरा मतलब ये है कि अगर गिल्टी हो, खास तौर पे बगल और इसका पेन होना या ना, पेन का ना होना, इसमें भी कोई वो है डिफरेंशिएट होता है कि इसकी वजह से खतरनाक है या नहीं? अच्छा, इसमें पेन के होने को बाद औक़ात बेहतर अलामत समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि ऑफ्टन अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गई है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो उससे वो इन्फेक्शियस रीजन की वजह से होता है रादर देन कैंसरस। लेकिन इसमें कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। ठीक है, आपके साथ मुमकिन है कि बिनाइन स्वेलिंग हो और वो इन्फेक्टेड नहीं है तो वो वैसे ही रहे जैसे पहले थी। ठीक है, ये भी मुमकिन है कि कैंसरस स्वेलिंग हो लेकिन वो कंप्रेस कर रही है किसी नर्व के ऊपर, जिससे पेन हो। तो मतलब अगर आपके जिस्म में कहीं भी किसी तरह की आपको लगता है कोई गिल्टी है, कहीं कोई चीज़ हो रही है और वो बहुत दिनों तक नहीं
नहीं जाती तो फिर ये आप पर जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप उससे डिस्कस करें कि वो आया आपको सजेस्ट करता है टेस्ट के लिए या नहीं, तो वो आपको ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि अर्ली एज पर, अर्ली टाइम पर अगर आप डायग्नोसिस करा लेते हैं तो आप इस खौफनाक बीमारी के शिकार से बच सकते हैं। मैं मज़ीद भी ये जानना चाहूँगी कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ डायग्नोस हो जाती है तो उसके बाद कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये बीमारी जो है वो क्यों बढ़ती जा रही है और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुर्रम खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इत्तेफाक ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में मेरी कुछ कैंसर जिनको डायग्नोज हुआ है अर्ली, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो एक बच्चा, एक लड़का यंग 21-22 साल उसकी उम्र रहती और उसके दांत में दर्द होता था, बहुत दर्द होता था और उसके बाद ना इन्फेक्शन हो गया, ज़ख्म हो गया। डॉक्टर ने कहा आप दांत निकलवा दें, दांत निकलवाया गया, उसके बाद भी दर्द नहीं गया तो फिर पता नहीं कोई खुशकिस्मती से किसी अच्छी डॉक्टर के पास वो गया तो उन्होंने जब टेस्ट करवाया है तो पता चला कि उसको कैंसर है। तो ये तो मुझे अब इतना खौफ आया उसके बाद कि हम तो जान ही नहीं पाते, अगर हमें कोई अच्छा डॉक्टर ना मिले, हमें ना बताए कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है तो शायद हम तो आखिरी स्टेज पर ऐसे ही चले जाएं, क्योंकि ये तो आप सिर्फ यही समझते रहेंगे दांत का दर्द है, दांत का दर्द है। नहीं, आपकी बात सही है कि जाहिर है कि कोई हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है जहाँ पर आप जाएं एक रिलायबल तरीके से, आप इन्वेस्टिगेशन सारी ऑर्गेनाइज हो जाएं, फिर उसके बाद आप सही तरह से अप्रोप्रिएटली रेफ़र हो जाएं और ट्रीटमेंट हो जाए। ये बात सही है, लेकिन आई थिंक इसका तोड़ जो करंटली पॉसिबल है वो ये है कि हम खुद अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं और कैंसर अवेयरनेस बढ़ाएं। इसमें एक मैं तस्दीक कर दूं, बहुत मौक़ों पे हमने खौफनाक का वर्ड यूज़ किया है कैंसर के लिए। ठीक है, ये कॉमन परसेप्शन है, लेकिन अब कैंसर जो है इस तरह की बीमारी नहीं समझी जानी चाहिए कि जिसका क्योर मुमकिन ना हो। अगर डायग्नोसिस नहीं है तो ये खौफनाक है। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को बीमारी का जान लेना बीमारी का आधा हल है। अगर आप इसको इतना बहुत इजी लेंगे तो ये जानलेवा साबित हो जाती है। कितने लोग जो हैं वो मट्टी में मिल गए सिर्फ इस बीमारी की वजह से। इसलिए मैं डरा नहीं रही लोगों को, लेकिन मैं उनको अलार्म ज़रूर कर रही हूँ कि प्लीज़, चाहे आप हैं या आपके प्यारे हैं, इसमें अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब, ये अगर मैं एक शख्स है उसको डायग्नोस हो गया, बायोप्सी हो गई, तमाम टेस्ट हो गए, पता चल गया कि वो कैंसर पेशेंट है, फिर उसको किस किस ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए, इलाज क्या होता है उसमें? तो ये कैंसर टू कैंसर वेरी करता है, लेकिन 3 बेसिक मोडेलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की। एक सर्जरी है, ठीक है, कि जैसे पहले बात हुई कि उसको रिमूव कर दिया जाए अगर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी है कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी के मल्टीपल पर्पसेस हैं, ये एक तरह का टॉक्सिक ड्रग्स हैं, ठीक है। होता ये जैसे हमने शुरू में बात की थी कि बड़ी नॉर्मल सेल्स एबनॉर्मल में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। ये प्रोसेस बड़ा जब एंड में जब रैपिड होना शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी सेल्स नॉर्मल से एबनॉर्मल में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कीमोथेरेपी जो है ना, एक जनरल इस तरह की ड्रग है जो बॉडी में जाकर टॉक्सिक इफेक्ट होता है कि वो इस प्रोसेस को स्टॉप करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसमें वो नॉर्मल सेल्स को भी इफेक्ट करती है। तो इस वजह से जो साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी के आते हैं वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन बहरहाल साइड इफेक्ट्स का रीज़न ये है कि वो सिलेक्ट नहीं करती खाली उन कैंसरस सेल्स को, बट नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती है। अच्छा, कीमो एक कैंसर पेशेंट कितनी बार करा सकता है? उसकी बॉडी के अंदर कितनी जो है वो एबिलिटी होती है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके? क्योंकि कहते हैं बहुत बार नहीं आप करवा सकते कीमो। नहीं, कीमोथेरेपी आजकल जो इसके साथ एडिशनल मेजर्स है ना, फॉर एग्जांपल रिस्क ये होता है कि आपके ब्लड काउंट्स लो हो जाते हैं, अच्छा, ठीक है। वाइट सेल्स फॉर एग्जांपल जो नॉर्मली जो है वो इन्फेक्शंस वगैरह के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इंजेक्शंस साथ दिए जा सकते हैं, ठीक है, जो कि उसको सप्लीमेंट, एक तरह के सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी हमारे पास पेशेंट्स हैं जिनकी 6 साइकिल एक दफ़ा हुआ, फॉर एग्जांपल 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, फिर दोबारा हुआ 3 दफ़ा, 6-6, 7-7 बार भी हो सकती है कीमो। अच्छा। लेकिन ये है कि याद रहे कि ये कैंसर टू कैंसर वेरी करती है। कुछ कैंसर्स के अंदर बार बार कीमो देने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपके पास हैं ही 1-2 ऑप्शंस। कुछ कैंसर्स के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे ओवेरियन कैंसर है, तो बार बार कीमो, सेम कीमो भी अगर सर्टेन इंडिकेशंस रिपीट करते जाएं तो उसका फ़ायदा तकरीबन उतना या उससे थोड़ा सा कम आता जाता है। फिर भी आप एक पेशेंट को यू कैन मेक हिम लिव मच लॉन्गर।
अच्छा, ठीक तो है। मतलब यहाँ पे भी यही बात आ गई ना कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गई तो फिर आपकी बॉडी भी इस काबिल है, इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि वो ये तमाम चीज़ों को बेयर कर सकती है या उनसे मुकाबला कर सकती है। जब बहुत लेट हो जाता है फिर वो आपके वैसे ही, और कहते हैं इसकी ये एक इतनी इसकी स्मेल हो जाती है, ये तकलीफ दे अमल भी है ना, एक लेवल पर जाकर इसकी तकलीफ भी बहुत बढ़ जाती है। देखें उसमें भी यही है कि जो कैंसर का जो प्रोसेस है, इवन अगर एडवांस्ड भी हो, हाँ। अब सपोर्टिव मेयर्स एक पूरी फील्ड है पैलिएटिव ठीक है। मेडिसिन की, जिसका काम ही है कि इंश्योर किया जाए कि कैंसर पेशेंट के सिम्टम्स को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया जा सके ताकि उनको तकलीफ ना हो। ओके। और इसमें हम 90% या इससे अबव सक्सेसफुल हैं। अच्छा। ठीक है, पेशेंट्स जिनको फॉर एग्जांपल बोन में चला गया है कैंसर, पेन हो रही है बहुत सख्त, तो उसके लिए पेन किलर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है कि उसको कंफर्टेबल रखा जा आप सके। इसको बता, इसकी अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिएगा कि वर्स्ट पेन अगर आप देखें ना, जो बदतरीन दर्द होते हैं उनमें कहते हैं कि जो आपका बोन का कैंसर का पेन है ये वर्स्ट पेन में आता है। ये जो आपका लेवर पेन है या दांत का दर्द है ये भी सेकंड थर्ड डिग्री पर आता है। इवन के जो लोग जल जाते हैं उनका भी कहते हैं कि पेन जो है वो भी इससे लोएस्ट आता है जो बोन कैंसर में पेन हो रहा होता है। तो इतनी तकलीफ में मुब्तला वो लोग होते होंगे जो हड्डियों के कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बोन का कैंसर होता है ये तो फिर पूरी बॉडी में आपके फैल जाता होगा बोन हाँ का? जी, ये कैंसर प्राइमरी किसी और जगह से हो अच्छा। सकता है जो कि बोन में फैल गया है। जो बोन के अपने कैंसर हैं वो रिलेटिवली रेयर हैं। ओके। ठीक है, और वो दूसरी जगह पे कम फैलते हैं। ओके। तो ये दूसरे कैंसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लंग का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, जो बोन प्रोस्टेट का है जो कि बोन के अंदर चले जाते हैं कॉमनली, तो उनके अंदर जो है पेन कंट्रोल किया जा सकता है। आपके पिछले सवाल में एक चीज़ रह गई थी, जो तीसरी मोडेलिटी है वो रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी मोर लोकलाइज ट्रीटमेंट है, शॉएं हैं जो एक एरिया में दी जाती हैं उस लोकल एरिया में कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। जनरली स्पीकिंग वो बहुत बेहतर टॉलरेटेड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जलन होती है उस एरिया में, लेकिन अगर वो एरिया फॉर एग्जांपल माउथ है, ठीक है, तो जाहिर है वो डेलिकेट मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ ज़्यादा रिस्क होता है सोजिश हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो उससे पेन ज़्यादा हो सकता है रेडियोथेरेपी की वजह से। बट जनरली स्पीकिंग उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। ओके, राइट। और जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लीज़ जो है ये पान गुटखा छालिया इसको अवॉइड करें, क्योंकि जब आपको मुंह का कैंसर होता है तो फिर डॉक्टर अक्सर आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए उस हिस्से को काट भी देते हैं। और आप सोचें कि आपका चेहरा, रब ने भी मना किया कि अगर किसी से किसी को मार भी देता है ना इंसान, तो उसका चेहरे ना मस करो, उनके चेहरे ना बिगाड़ो। लेकिन आप सोचें, आप खुद अपने आप को इस लेवल पर लेकर आते हैं कि आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए आपके चेहरे को ख़राब कर दिया जाता है। ये कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं? हाँ जी, देखिए अभी रिसेंटली एक पेशेंट रेफर हुई थी मुझे जिनके टंग का कैंसर था। अच्छा, खातून छालिया खाती हैं, खवातीन भी छालिया खाती थी बिल्कुल, तो उनका जो है एंड में इवेंचुअली उनको टंग रिमूव करनी पड़ी। अल्लाह। तो अब ये जाहिर है कि काफ़ी तकलीफ दे अमल है, ऑल्दो कि कैंसर क्योर हो गया, लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ उनकी ज़ुबान जो है वो नहीं वो यूज़ कर सकेंगी। तो फिर वो बात कैसे करेंगी, वो खाएंगी, तो फिर क्या उनको लिक्विड्स पर चली गई हैं, वो फिर क्या नहीं, करता है? वो तो अडेप्ट कर लेता है बंदा खाने की सूरत। खाने के तो हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, आप मैश्ड फूड देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन ये है कि बोलने के लिए ऑब्वियसली आपकी ज़ुबान चली गई, अब उसमें उनको सिर्फ एक उसके लिए एक मजे के वो एक क्या चस्का लग जाता है ना, सो कॉल्ड आपको आदत हो जाती है, आप एडिक्ट हो जाते हैं। तो आप सोचें, इमेजिन करें ना एक लम्हे के लिए कि ये जो ज़बान है यही तो चलती है, तो आप बोल पाते हैं और वही एक ज़िंदगी गुजारी होगी उन्होंने। उसके बाद वो सिर्फ एक छालिया खाने के लिए वो, और आज वो उनको अपनी ज़बान जो है वो कटवानी पड़ गई। अस्तगफिरुल्लाह, सोच कर भी आपको जो है वो खौफ आता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि ये खौफनाक बीमारी है, इसको डायग्नोस कर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी, अब तो वो मिथ बड़ा कम हो गया है कि ये क्या लगने वाली बीमारी, अगर घर में एक शख्स को है तो उसको बड़ा आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको एक तरफ कर दिया जाता है, जिनको चेहरे का होता है, फिर उधर से बहुत उस जगह से वो बहुत स्मेल भी आती है, लोगों से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग सोशल नहीं होते, आइसोलेट हो जाते हैं। लाइफस्टाइल क्या रहती है कैंसर पेशेंट की? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरे के अंदर कि एक तो ये कि ये गलत परसेप्शन है, टोटली गलत है। लगने वाली बीमारी कैंसर्स जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं होते फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर हो सकते हैं तो वो दूसरी डिजीजेज हैं, हेपेटाइटिस बी है, सी है, एसेट्रा, उसकी वजह से जो कैंसर होता है
वो कैंसर भी एक दूसरे से में नहीं फैलता, लेकिन हेपेटाइटिस सी और या बी अगर किसी को एक्टिव है जो उस कैंसर का रीज़न है वो फैल सकता है। ठीक है। लेकिन कैंसर इटसेल्फ जो है बिल्कुल फैलने वाली बीमारी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को भी डायग्नोसिस हुआ है, इवन अगर उनके अंदर हिस्ट्री थी छालिया की या कुछ भी, देखें ब्लेम करने का फ़ायदा नहीं, हम सब भी वो काम कर रहे होते हैं। एक बंदा जो है वो जिसके साथ हो गया डायग्नोसिस, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि लोग आकर बैठ के क्रिटिसाइज़ करें, भाई मैंने तो तुम्हें बताया था कि मत खाया करो, मत स्मोकिंग किया करो, अब तो जो होना था वो हो गया है। अब उस पेशेंट को जब कैंसर डायग्नोसिस हुआ है तो उसको फैमिली, फ्रेंड्स, हर जगह से सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट का मतलब ये है कि ना सिर्फ ये है कि आप उसको इनकरेज करें, बल्कि ये सेकंड चीज़ ये है कि उस पर बहुत ज़्यादा रहम ना खाएं प्लीज़। आप मतलब उसको जो है नॉर्मल आदमी की तरह रहने दें। बिल्कुल वही इंटरेक्शन होना चाहिए जो एक आम आदमी के साथ होता है। ये अलहदा चीज़ है कि अगर पेशेंट की अपनी कुछ डिमांड्स हैं, उनके बहुत एडवांस कैंसर है, लाइफ के आखिरी कुछ दिन है, वो कुछ सर्टन तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सही। इसी से मुल्क एक लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने देखा है पाकिस्तान में, वो ये है कि कैंसर पेशेंट को बताया नहीं जाता कि उसको कैंसर है। जी, मेरा अगला पॉइंट यही था कि वेस्ट में ऐसा होता है कि आपको बता दिया जाता है ताकि आप जो चीज़ करना चाहें वो आप कर लें, लेकिन यहाँ ये होता है कि अगर बता देंगे तो हम इतने इमोशनल लोग हैं कि फिर वो रोना धोना और वो तमाम चीज़ें एक होती भी है, एक इमोशनल अटैचमेंट होती भी है। और ये तो रब के फैसले हैं, आप लोग भी क्या डायग्नोस कर पाते होंगे इस लेवल पर आकर, ये तो रब ने अपने हाथ में रखा है। लेकिन आप लोग यहाँ डॉक्टर्स बताते हैं, नहीं बताते? नहीं बता पाते क्योंकि फैमिलीज़ का बहुत प्रेशर होता है। हाँ। मैं इसमें सिर्फ एक कमेंट ये करूँगा कि एक तो उसके एथिकल वैल्यूज़ हैं दुनियावी एतबार से, लेकिन और सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन हमारे ये जो इमोशनल वैल्यूज़ हैं ना, ये बॉलीवुड इंस्पायर्ड हैं, ये रिलीजन इंस्पायर्ड नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी आदमी के पास मिसाल के तौर पे 6 महीने हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है, गारंटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझें एवरेज। अब उस आदमी को कोई कर्जा चुकाना है, ठीक है, उसको कोई किसी से माफ़ी मांगनी है, उसको कोई रिश्तेदार है जिससे उसका ताल्लुक नहीं है, उससे बात करनी है, या किसी औलाद की शादी करनी कुछ है, करना है, कोई भी चीज़ आप वो इन्फॉर्मेशन उससे विदड्रॉ किए हुए हैं, चोरी छुपे आप सब उसका इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको बता नहीं रहे कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। इसमें आप ये देखें कि आप उस पेशेंट का फ़ायदा कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं, क्योंकि आप ये डिस्कशन ही नहीं करना चाहते। ज़ाहिर है ये एक डिफ़िकल्ट डिस्कशन है उस इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए ना, हमने इमोशनल लाइफ गुजारी है, हमारी तरबियत ही ऐसी होती है, यहाँ तरबियत का बड़ा अमल दखल है। तो कुछ लोग होते हैं जो उस चीज़ को समझने के बाद अपनी अंदर की ताकत को इस्तेमाल करते हैं। रब ने इंसान को बहुत ताकतवर बनाया है। अगर आप सोच लें तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ जाते हैं, अपने प्यारों की मोहब्बत में आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं ना कि इसको बता दोगे तो आप मरने से पहले मार दिया तुमने इसको, ये भी बात है कि नहीं बर्दाश्त कर। देखें इसमें कुछ हद तक सदाकत भी है कि आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को अच्छी तरह से जानते हैं और एट टाइम्स हो सकता है आपकी जजमेंट ठीक भी हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो हो सकता है ठीक ना हो, क्योंकि आपको, मेरा ये ख्याल है कि जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि पेशेंट से पूछा जाए कि आप कितना जानना चाहते हैं। अगर एक पेशेंट कहता है भाई मैं नहीं जानना चाहता ज़्यादा ना, और ऐसे कई पेशेंट वेस्ट में भी होते हैं जिनको पता होता है कि वो कैंसर के सेंटर में आए हैं तो जाहिर है उनको कैंसर है, लेकिन वो पहले ही दिन आके क्लियर कर देते हैं कि आई डोंट वांट टू हियर एनी मोर अबाउट इट। और आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी जो भी विशेज़ हैं पेशेंट की, ठीक है। ये नहीं है कि आप इम्पोज करें इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो चीज़ ठीक नहीं है वो ये है कि आपने एज्यूम कर लिया कि भाई हमारा जो वो रिश्तेदार है वो पहले ही मर जाएगा। ये भी तो मुमकिन है कि उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाए। मैं पाकिस्तान में भी ऐसे पेशेंट्स जानता हूं जिन्होंने कैंसर को फाइट किया है, जो प्रोग्नोसिस 6 महीने था वो 5 साल से जिंदा है। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, और ये शख्स जो है, क्योंकि वो कहते हैं ना फिर जब आपको कोई ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती है ना तो फिर वो रब से शायद आपका कनेक्शन भी मुख्तलिफ हो जाता है, आप अपने लिए मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे होते हो, आपका कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए कहीं डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, पेशेंट की आप सकत को देखें, उसकी ख्वाहिश को देखें, उसके बाद वो जितना जानना चाहता है आप उसको उतना ज़रूर बताइए। डॉक्टर साहब ये भी ज़रूर बताइए कि अब हम अक्सर प्रोग्राम्स में भी देख रहे होते हैं, टीवी पर भी मीडिया भी अवेयर कर रहा होता है कि हमें जो है वो जानवरों का गोश्त खिलाया जा रहा है या जो है हड्डियों से घी बनाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें। जब हमें क्या पता हम जो चीज़ खा रहे हैं वो क्या है, तो ये जो खुराक है हमारी, ये हमारे अंदर जाकर कितनी बिगाड़ पैदा कर रही है, या ये जो दिन ब दिन बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी खुराक का। तो मेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो मैं समझ ही नहीं पाऊँगी,
इसका मतलब है कि हर शख्स तो फिर उसी पर है, रिस्क फैक्टर पर है? देखिए रिस्क फैक्टर्स तो हैं, जहाँ पर हम जिस एनवायरनमेंट में दुनिया जहान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उसके बाहर भी कुछ फैक्टर हैं। इस तरह के स्कैम्स बाय द वे बाहर भी आते हैं कि वो गधे का गोश्त था उसके अंदर और बहुत बड़े टेस्ट को चीजें भी कैंसर का बाइस बनती हैं, इससे भी रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे ये जो भी स्कैम्स आते हैं बाय एंड लार्ज ये इसी तरह आ रहा है ना कि बाहर से जो आपने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में खाया वहाँ पर उन चीज़ों के अंदर ठीक है, कुछ और चीज़ों में भी है, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप मिसाल के तौर पे सब्ज़ी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं मतवाजन मिकदार के अंदर, आपका वीक टू वीक स्केड्यूल है कि आपने 2 दिन मिसाल के तौर पे सब्ज़ी खानी है, दाल खानी है, व्हाटएवर, और इतने दिन आपने गोश्त खाना है, चांसेस ये हैं कि आपने घर में पकाया है, आपने खुद उसको जो है प्रोसेस किया है, डे टू डे बेसिस पे आप नया फूड बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसके अंदर रिस्क कम। डॉक्टर साहब मैं आपको एक और खौफनाक बात बताती हूँ, जो हम सब्जियां भी लाते हैं ना, इसमें जो बहुत ताज़ा दम साफ ताज़ा लग रही होती है, हमें सब्जियां जितनी फ्रेश होती हैं, इसमें जो इनकी कल्टीवेशन के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है ना, वो भी इतना बुरा है कि मैं बोल भी नहीं सकती। और हम बड़ी खुशी खुशी उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे साथ कितने धोखे होते हैं ये हमें पता ही नहीं चल पाता। बट लास्ट में डॉक्टर साहब कोई आप मैसेज ऐसा मेरे देखने वालों को देना चाहेंगे जिसकी वजह से हम इस बीमारी से जो है वो बच सकें, क्या मैसेज होगा? देखिए एक तो ये है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने बारे में ओरिएंटेशन रखें, कोई चीज़ आपको अगर लग रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है तो आप सबसे बेहतर जज हैं उसके लिए। ओके राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अपना ख्याल रखिए, खुद से मोहब्बत कीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।